Yes, yes, come in. Yes, उसको लगा दिए. Yes, sit down. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. थैंक यू आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, जी इग्नो से किया है, जी और फिलोसफी आपका विषय है, जी सर और डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है. जी सर इग्नो का फुल फॉर्म बताइए. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में 1985 में. जी इतिहास में ऐसा कौन सा कालखंड है जहाँ से आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? सर हमारा मॉडर्न इतिहास से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. ठीक है. आधुनिकता कहते किसे हैं? अगर आधुनिकता को डिफाइन किया जाए जी तो क्या कहा जाए? सर जब समाज में जब तार्किकता और विज्ञान की बढ़ावा होती है और समाज उसको मतलब ग्रहण करने की शुरुआत करता है, उसे आधुनिकता कहते हैं. और उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म. आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में कुछ भेदक रेखाएं होंगी, कुछ तत्व होंगे जो डिफरेंस करते होंगे. अभी हम किस दौर में हैं? आधुनिक दौर में हैं या उत्तर आधुनिक दौर में हैं? सर इसे उत्तर आधुनिक दौर उत्तर आधुनिक दौर में हैं. तो इसकी एक दो विशेषता बताइए. सर इसकी विशेषता इसमें इस समय तकनीकी का बढ़ाव पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया. और सॉरी सर अच्छा, कोई बात नहीं. सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हमारा था उसमें दृष्टिकोण में अंतर था. एक दृष्टिकोण था राजा राम मोहन राय का और दूसरा दृष्टिकोण था दयानंद सरस्वती का. दोनों दृष्टिकोण में क्या अंतर था और आप व्यक्तिगत स्तर पर किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? सर राजा राम मोहन राय साहब का जो मतलब जो दृष्टिकोण था उसमें सर सुधारवादी दृष्टिकोण ज़्यादा था, उसमें आलोचनात्मक नहीं थी. लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने समाज की मतलब समाज में जैसे मूर्ति पूजा हो गया या जो पुराण की जो भी थी उस पर उन्होंने गहरा चोट किया था. और उन्होंने सामंजस्य की जगह पे मतलब अपने एक नए सिद्धांत नहीं, हमको ये समझाइए कि वेदों की ओर लौटो का मीनिंग क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहे थे कि जो वेद के बाद मतलब वेद में के बाद जो उसकी व्याख्या में जो विकृति आई थी तो हमें पूर्णतः जो वेद का जो अर्थ है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए. जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, जाति व्यवस्था को नकार दिए थे, मूर्ति पूजा की बात की सभी नकार दिए थे उन्होंने मूर्ति पूजा. क्या नाम? अच्छा, ठीक है. फिलॉसफी आपका विषय है. जी सर. नहीं हमको बताइए वल्लभाचार्य का दर्शन पढ़ा आपने? वल्लभाचार्य पढ़ा, बताइए. शुद्धाद्वैत हमको समझाइए. सर ये वल्लभाचार्य का मानना था कि जे एक समता अद्वैत है जिसके अंतर्गत सर शारीरिक विकास नहीं कर पाता. अच्छा, ठीक. किसी को भी बताइए. मध्वाचार्य को बताइए, रामानुज को बताइए. सर रामानुज रामानुज को बताइए. सर रामानुज जी का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद था. उन्होंने कहा था सत्ता तो एक है लेकिन उसके अंतर्गत दो सत्ताएं और है, चित और अचित, जो उनके साथ मतलब ईश्वर के साथ पृथक सीधी से जुड़ी हुई है. इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है. इस रूप में उन्होंने विशिष्ट अद्वैत की बात की थी. और विशिष्ट अद्वैत क्या है? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट मतलब सर विशिष्ट अद्वैत एक धारणा है कि सत्ता तो अद्वैत है लेकिन जो दो चित और अचित दो सत्ता है. अद्वैत है या द्वैत है? सर- दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये अद्वैत और द्वैत के श्रेणी में नहीं रखा जाता है. मतलब ये एक प्रकार का जैसे हम कहें शंकराचार्य ने कहा कि जी ब्रह्म सत्य है, एक ही सत्य है, दूसरा नहीं. यही कहा ना, जी जगत मिथ्या है, ये कहा. सत्य तो एक ही है, वो ब्रह्म सत्य है. इन विचारकों ने कहा कि नहीं जी, ब्रह्म भी है और जगत भी है. नहीं, जैसे कीचड़ में कमल होता है, विशिष्ट बना रहता है, उसी तरह से ब्रह्म विशिष्ट बना रहता है. ऐसा ही कुछ कहा क्या? कि इससे कुछ भिन्न कहा? सर ऐसे ही ऐसा ही कुछ कहा. तो आप किनसे ज़्यादा प्रभावित है? आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या
या दोनों सत्य आपको नजर आता है? सर व्यवहारिक रूप से मैं रामानंद से ज़्यादा प्रभावित आपको लगता है कि जगत भी सत्य है? हूँ। जी सर। जगत सत्य है ऐसा लगता है? जी सर। जी। व्यवहार कैसे लगता है, क्या करना चाहिए? और जो लोग पलायन कर जाते हैं जगत से, कर्म से संन्यास ले लेते हैं, सर मैं व्यक्तिगत रूप से मतलब ये है कि जब मैं रामानुजाचार्य को मानता हूँ, लेकिन सर सॉरी सर उनके बारे में तो नहीं पता पलायन का कारण क्या है, लेकिन सर रामानुजाचार्य का मानने का कार्य के धार्मिक आधार भी है सर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जगत में और ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास। विवेकानंद का भी नाम सुना है आपने? जी सर। क्या योगदान, और वो भाषण कब हुआ था, ऐतिहासिक भाषण उनका समय बताइए, और कहाँ हुआ था? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हुआ था। जी। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सॉरी सर। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा होगा? जी सर। वो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो उनका कोई भी एक थ्योरी बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को, सबको समझाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सबको समझाइए। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया। उनका कहना था कि जी विश्व को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का विरोध किया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद में मतलब जो क्षेत्रीय संस्कृति थी उसके महत्व को भी उन्होंने स्वीकार किया था। सर आपका जिंदगी का क्या उद्देश्य, क्या है, लक्ष्य क्या है? सर शांतिपूर्वक व्यवहारिक जीवन। इसको डिफाइन कीजिए। शांतिपूर्ण इस रूप में कि सर तो आपको डीएसपी बना देंगे तो फिर तो शांति तो मिलेगा नहीं, सर हमेशा टेंशन रहेगा। सर मैं शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं कर पाता हूँ एक केस के। अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है? सर सिंपैथी है कि दूसरे की मतलब संवेदना को देख के बात करना, और एम्पैथी होता है कि खुद पे मतलब खुद उस संवेदना के अनुसार मतलब उस संवेदना खुद पे मतलब मतलब उस संवेदना महसूस करना। थैंक यू सर। हिस्ट्री में ऐसा कोई है क्या, स्मॉल नेपोलियन के टाइम या हिटलर के टाइम में, जब हिटलर ने सबको डाल दिया उसमें एक बच्चे थे, लड़की गर्ल, उसने डायरी लिखा था, वो डायरी समय में वो दुनिया में फैला दिया। आप जानते हो कौन थे? मुझे क्या था उस डायरी में, क्या लिखा था? सब उन्होंने जो अत्याचार होता उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी उसका उन्होंने वर्णन किया था संग्रह। आप अपने डायरी में क्या लिखते हैं? आपका यही है ना, आपका शायद हॉबीज? जी सर। क्या लिखते हैं? सब हमारे में जो भी कोई घटना या कोई चीज़ मुझे प्रभावित करता है उसे लिखता हूँ सर। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, डायरी रोज लिखते हो कि रोज? तो रोज तो घटना नहीं घटते। जैसे सर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कैसे आया, इसमें कोविड का मतलब सीजन चला था, यहाँ पर क्या क्या प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है, एक मेरे इंटरव्यू का क्या अनुभव रहा, तो सर इसको मैं जरूर लिखूँगा सर। कोई इंडिया में कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर डायरी लिखते थे, जानते हैं? सर जयप्रकाश नारायण की डायरी थी। कौन थे? जेल डायरी। कौन थे? शिवाजी सुना थे, स्वतंत्रता सेनानी और राजा भाई आपके मतलब एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका क्या योगदान था पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में? जब उनके इंडियन पॉलिटिक्स पर खास ध्यान से जोड़कर बात की थी। बिहार में 5 समस्या होते हैं जो सामाजिक समस्या बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। इसको पहले आपको बनाया दिया जाए, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, उस समस्या को प्रायोरिटाइज कीजिए, पहले किसको करेंगे, पहले क्या क्या है जो आपको लगता है कि इसको सोल्यूशन बहुत जरूरी है समाज के लिए, स्टेट के लिए,
डेवलपमेंट की? सबसे पहले तो सर जो मतलब बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि सर जो शिक्षा का स्तर है उससे बढ़ा है सर इसमें। कि आपके पास कोई योजना है, प्लान है जो इसको 52 से 82 तक कर सकते हैं, महिला का एजुकेशन स्तर, ऐसी कोई योजना है आपके पास? सर मतलब योजना का उसमें कहा है तो सर जो प्रौढ़ महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा दी जाए। ठीक। आप इसको सर इस बार का बिहार का बजट देखा आपने? इस बजट में जो फंड अलॉट हुआ है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र कितना परसेंटेज था इस बजट का? 21.94%। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा है इस बार बिहार का? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे प्रति व्यक्ति आए? सर 34,000 समथिंग रेट नहीं पता है सर। अभी बिहार में आपको जनसंख्या घनत्व कितना है? सर 1106 है। अच्छा ये बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था में बिहार का क्या योगदान है? सर भारतीय अर्थव्यवस्था में सर बिहार का योगदान सर एक मतलब बिहार भारत विभाग के रूप में इसका तो महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बिहार से हमें मानव शक्ति मिलती है, कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़त होती है। मानव शक्ति श्रम के रूप में भी होता है और सेवा सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा है कि बाकी रिकॉर्ड बिहार के किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? बिहार में जो गंगा बहती है, गंगा से लेफ्ट नदियों का क्रम बताइए आप। लेफ्ट सबसे पहले तो सर घाघरा है, और उसके बाद गंडक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक के बाद कमला बगान है और कोसी है, अंतिम महानंदा है। आप अपने आप को किस पोस्ट के लिए फिट मानते हैं और क्यों? सर बिहार प्रशासनिक सेवा। क्यों? सर उसमें विविधता बहुत ज़्यादा है सर। नहीं, आप फिट कैसे हैं उसमें? सर बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए आपका चयन क्यों किया जाए? सर तो उस पद में विविधता ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं नहीं, उस पद में तो विविधता है। सर मैं अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, तो हो सकता है कि जैसे वहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में भी कार्य करने का मौका मिलेगा, प्रशासन में भी कार्य करने का मौका मिलेगा, जो मैंने बचपन से अपने आसपास प्रशासनिक देखा हूँ, समझा हूँ। तो ठीक ठीक ठीक, चलिए शुभकामना आपको, है ना? हाँ ठीक, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते, ठीक, बैठिए। टेंशन क्यों? दूसरा है ना इंटरव्यू ये? बिहार का दूसरा और सर मैंने यूपी का भी 2 इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो दिया का टेंशन तो होना नहीं चाहिए एकदम। सर 2 बार से दो मतलब इस बार 2 नंबर से पता चल सकता है सर। वो कोई टेंशन बात- है दिमाग में। दिमाग में बात- तो सब बन जाता कोई है बात सर। नहीं, तो इस बार आपने कर हो लिया जाएगा। है ना? हैंड राइटिंग तो आपकी अच्छी है, तो अच्छी है तो थोड़ा तनाव कम लीजिए, है ना? व्यक्तित्व का मतलब है कि न अंतर्मुखी हो न बहिर्मुखी हो, दोनों का एक संतुलन। और ज्ञान को अब जैसे कई जगह फैक्ट नहीं बोल पाते, सर ने कहा कि आप किस पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं, अब तो ये कॉमन सा आंसर मत दीजिए, उसके साथ फैक्ट्स बताइए, अपने व्यक्तित्व का कुछ पार्ट बताइए, है ना? कुछ ऐसी बात तो आप जब एसडीएम बोलेंगे ना तो वो सोच रहा होगा कि बंदा एसडीएम ही बोलेगा, आप उससे नीचे बोलिए ना कि मेरा एक्सपेक्टेशंस कम है, वो नंबर और ज्यादा देगा आपको। थैंक यू आप सर। बोलिए कि इसके नहीं, या कहीं वो तो नंबर देने वाले, उनको क्या पता कि कौन सा पोस्ट मिलेगा। मान लिया आपने कहा कि हम नहीं सर, हमको एजुकेशन सेवा चाहिए, एजुकेशन सेवा, है ना? या एसडीएम जो भी बोलिए उसके पीछे फैक्ट्स बताइए कि एजुकेशन सेवा बोला तो शिक्षा के बारे में हमारा नॉलेज देखिए, नहीं थैंक यू सर। तो ऐसे सामान्य नहीं बोलना है ना? कोई प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो उसके साथ तथ्य भी है और कंसेप्ट भी है। केवल
सामान्य उत्तर देने से बात नहीं बनेगी। मार्क्स सामान मिल जाएगा फिर। हम सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्यों समाज वो भी कल्याण के बताना क्षेत्र है में जानना चाहते हैं। जस्टिफाई मेरा इंटरेस्ट है मेरा उसमें ये फैक्ट्स का सपोर्ट लेकर के और अपनी बात कहना। ऐसे अपनी बात का कोई औचित्य नहीं होता जब तक फैक्ट ना हो उसके साथ, कंसेप्ट ना हो, वो बोलना है। और आपकी फिलॉसफी विषय है तो वहाँ भी अब तो सामान्य से तैयारी कर अर्थव्यवस्था में बिहार का बहुत सारा योगदान है, उसको आप पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे एक दो बोला श्रम शक्ति, आपने बोला श्रम शक्ति है, आपका मिनरल्स है, कृषि उपज है आपका, है ना, पर्यटन के क्षेत्र में है, अब बहुत सारी चीज है जो भारत। अब इस बार संघर्ष का अंत हो जाएगा, है ना, सफल होंगे। ठीक है, हाँ।